नमस्कार, ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सभी नेता लगातार प्रचार अभियान कर अपनी पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। कोई भी नेता इससे पीछे नहीं रहना चाहता और इसी के तहत हुसैनाबाद में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस और झामुमो पर जमकर वार भी किया और उन पर विकास न करने का आरोप लगाया। क्षेत्रीय दल, चाहे वो जेएमएम हो, एनसीपी हो या अन्य क्षेत्रीय दल, ये राजनीति के बीच जाकर जात के नाम पर अपना तो विकास किया, लेकिन जात आज भी गरीब है। आप देख लो सबका चरित्र, चाहे वो सोरेन परिवार हो चाहे कोई परिवार हो, जाति के नाम पर अपना कद बढ़ाया, अपना बैंक का पासबुक में भी अकाउंट बढ़ाया, लेकिन कोई गरीब का कुशवाहा का बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा। कोई जो राजपूत के नाम पर ठेकेदार लगे हुए हैं, कोई गरीब राजपूत का बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा। कोई आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाले के नाम पर अपनी मतपेटी बढ़ा, अपना विकास किया, लेकिन गरीब आदिवासी आज भी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। ये इस राज्य की हकीकत है। और इसलिए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में, जब राज्य में 14 वर्ष के बाद एक मजबूत सरकार बनी, तो 5 साल के मजबूत सरकार के भी कार्य आपने देखे। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो उग्रवाद में हमारे 2 नौजवान शहीद हुए, उसके परिवार के साथ है, उसकी समाज के साथ है। उनके परिवार से एक व्यक्ति को थर्ड ग्रेड में नौकरी हमारी सरकार देगी। ये 56 इंच का प्रधानमंत्री की हिम्मत, ये आपके कारण हुआ। और जहां 500 वर्ष से भगवान राम का पूजा हो रहा था, 150 वर्ष से कोर्ट में केस चल रहे थे, कांग्रेस सिर्फ लटका रही थी वोट बैंक की राजनीति के लिए। लेकिन जैसे ही आपने प्रधानमंत्री बनाया, वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी शपथ पत्र देकर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा जल्द फैसला होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट सत्य के प्रति और अब भव्य राम मंदिर का पाठ प्रशस्त हुआ। आगे बढ़ेंगे। रांची के भाजपा कार्यालय में झारखंड भाजपा के सह प्रभारी सांसद राम विचार नेताम एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अरुण उरांव जी ने प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार जब रही एनडीए की, तो पहली बार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आयोग का भी, अनुसूचित जनजाति आयोग भी बना। और अटल जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तो पहली बार देश भर के आदिवासियों के कल्याण की दृष्टि से एक अलग से मंत्रालय गठन किया गया। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि यूपीए के सरकार के समय इस मंत्रालय का बजट मात्र 4000 करोड़ का हुआ करता था, जो वर्तमान समय में हमारी सरकार ने उसे बढ़ा करके 6900 करोड़ का बजट प्रावधान करने का निर्णय लिया। हम ऐसे महापुरुष जो देश की आजादी के लिए, देश की संस्कृति, हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जिन्होंने जीवन और जवानी खपाया है, लगा दिया है, अपने को सर्वस्व अपना न्यौछावर किया, ऐसे बलिदानियों का जो उनका जो जन्मस्थली है, उनकी जो पुण्य भूमि है, उस स्थान का भी डेवलप करने का
ऐतिहासिक स्थल बनाने के दृष्टि से हमारी सरकार ने, रघुवर जी की सरकार ने निर्णय लिया है। यही नहीं साथियों, भगवान बिरसा मुंडा की जहां मृत्यु हुई जिस जेल में, उस जेल को भी एक भव्य स्मारक के रूप में डेवलप करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। आदिवासी प्रतिभाओं का सम्मान भाजपा सरकार के आने के बाद से दिख रहा है। खासकर 2014 में केंद्र में जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस की, उन्होंने सिर्फ लिप सर्विस किया है कि हमने दलित और आदिवासियों के लिए ये करना है, ये करना है, गरीबों के लिए ये करना है। तो लिप सर्विस हुआ है, किया नहीं है। आप सभी जानते हैं। और अगर मैं कुछ उदाहरण आपको दूं ताजा, तो आप खुद देख पाएंगे कि जो गवर्नर की नियुक्तियां हुई पिछले कुछ महीने में पूरे देश में, उनमें इन पिछड़े और कमजोर समाजों का प्रतिनिधित्व दिया गया और प्रतिभाशाली ऐसे गवर्नर्स लाए गए जो अपना काबिलियत प्रूफ कर रहे हैं। भाजपा झारखंड सह प्रभारी रामविचार नेताम ने 65 पार का लक्ष्य पूरा करने की बात कही है। रामविचार नेताम से बात की हमारे सहयोगी मनीष झा ने। रामविचार नेताम जी और उनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि 13 विधानसभा सीट पर जो पहले प्रथम चुनाव है, क्या लगता है आपको कितनी सीट उसमें आएगी? 13 के 13 जीत रहे हैं हम पूरे। इतना उत्साह है, इतना अच्छी स्थिति है। अगर घोषणा पत्र की बात करें, कल जारी होगी, क्या क्या अनुसूचित जातियों लेके किन किन मुद्दों को उसमें शामिल किया गया? आप सबको मालूम है कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबकी चिंता करने वाली सरकार है। उनके लिए हम लोगों ने काम किया है, जमीन में उतारा है योजनाओं को। पहले कागजों में हुआ करता था योजना, अब जो है लोगों का जो जरूरतमंद है वहां तक उस योजना का लाभ हमारी सरकार ने दिया है। तो जिनको अगर मिला है तो कोई दूसरे को वोट देगा, इसलिए जितने हैं सब वोट कटवा हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन विपक्ष का साफ आरोप है कि रघुवर सरकार का जो 5 साल में आदिवासी हो या जनजातीय जो भी है मामला हो, उन मामले में सब कुछ ठगने का काम किया है। ठगने का काम तो खुद वो लोग किए। वो लोग तो सिर्फ जो आरोप लगाते हैं, उन आरोप में कुछ है नहीं। उनके पास और कुछ काम बचा नहीं है सिवाय आरोप लगाने के। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी काम पे विश्वास करती है, हम लोगों ने काम करके दिखाया है। और उनका ये भी कहना है कि बीजेपी में दागदार को टिकट दिया गया है। वो दूध के धुले हुए हैं, जो इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं कितना दूध के धुले हुए है तो न्यायालय के मामला है ना, न्यायालय तय करेगा कि खुद न्यायालय हो गए। इसलिए वो सब कहने की बातें हैं, ये सब फिजूल की बातें हैं। क्या लगता है 65+ का जो नारा दिया है भाजपा ने, वो पूरा कर पाएंगे? निश्चित तौर पे पूरा होगा, और जो रुझान है, जो आकर्षण है, उसे हम पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ रामविचार नेताम जी, जो भाजपा के बड़े, या बोल सकते हैं कि बड़े पद पे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो भाजपा का 65+ का नारा है वो पूरा किया जाएगा, और आदिवासी के मामले में और जो जनजातीय मामले में जितनी भी तरह की समस्याएं सबका घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। और उन्होंने साफ कहा है कि इस बार जो 65+ का नारा वो पूरा करने में भाजपा पूरा कोशिश करेगी। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ ओंकार वामी के लिए मनीष झा, रांची से। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लगातार झारखंड में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशी के जीत को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान रांची एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते थे कि भाजपा के साथ गठबंधन हो, लेकिन किसी कारणवश गठबंधन नहीं हो सका। उसके बाद स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा जा रहा है और 50 विधानसभा सीटों में लोजपा चुनाव लड़ रही है, जिसमें पार्टी पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने लोजपा की चुनावी एजेंडे पर बात करते हुए कहा कि पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी लगभग 50 सीटों पर
अब अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। पहले चरण के चुनाव प्रचार चल रहा है और उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हमारे खगड़िया के हमारे सांसद हरिवंश चड्ढा साहब भी हैं, वैशाली से हमारी सांसद बीना देवी जी भी हैं और बाकी के जितने तमाम और कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने और तमाम पदाधिकारी साथी हैं, वो अलग अलग जगहों पे अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ही एकमात्र मुद्दा है और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अब धारा 370 और राम मंदिर जैसे जो विवादित विषय थे वो भी कहीं ना कहीं अब सुलझ गए हैं। तो अब के बाद मुझे उम्मीद है, ये विश्वास रखता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी और खासतौर पर अगर मेरे नेता की बात करें आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ विकास को प्राथमिकता दी है। वंचित वर्ग, वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा के साथ उन्होंने जोड़ने का काम किया है। तो विकास की उसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आज की भी तारीख में जो लोगों का मूलभूत जरूरतों का अभाव है, उस अभाव को किस तरीके से दूर किया जाए, युवाओं की समस्या को किस तरीके से सुलझाया जाए, तो प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ इससे हो जाएगी। थैंक यू। कोडरमा में सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन कुल 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें आजसू से शालिनी गुप्ता, राजद से अमिताभ कुमार उर्फ बबलू चौधरी, लोजपा से राजीव कुमार पांडे तथा निर्दलीय से गुलाम मुस्तफा एवं चंद्रदेव यादव के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि राजद से सुभाष यादव के नामांकन रद्द हो जाने के पश्चात अमिताभ कुमार राजद की ओर से पर्चा भरकर चुनाव में आए हैं। सोचा कभी नहीं था, एकाएक मौका मिला और इसका जनता का प्यार हमको खींच के लिया है। क्या लगता है आपको राजनीति में अनुभव है? अनुभव मैंने आसपास के सभी को देख के वो अनुभव है ही। जितने बार का पहला मुद्दा क्या होगा? पहला मुद्दा होगा कि बेरोजगारी और रोजगार को व्यवस्थित करना। अगर भी मान लीजिए जीतने का मौका मिल गया तो क्या कॉन्ट्रैक्टरी और विधायकी दोनों साथ साथ चलेगी? नहीं, कॉन्ट्रैक्टरी को छोड़ के विधायकी ही करेंगे। पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 20 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के तहत आजसू के प्रत्याशी सुफल मरांडी से ओंकार अवामी के संवाददाता राम प्रसाद सिन्हा ने बात की। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी के प्रत्याशी सुफल मरांडी, हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि इन्होंने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर आजसू का जो है दामन थाम लिया। क्या कारण है सुफल जी कि आप जो है आजसू में शामिल हो गए? ऐसा है ना भाई, 2 बार से हमको आश्वासन देते देते नहीं मिला, निराश होकर के मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी छोड़ करके आजसू का दमन छोड़ा हूँ और आजसू पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से जीत जाऊंगा। आपको आखिर महेशपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है क्यों चुनेगी? लोकल जनता मुझे हमको चुनेगी। आखिर में वो कौन सी खूबी है सुफल जी की आपको ही जो है बतौर विधायक जो है महेशपुर की जनता इस बार जो है चुने का काम करेगी? मुझे जनता से मेरा जमीन से जुड़ा हुआ है। आपके जो 5 साल तक विधायक रहे स्टीफन मरांडी, उन पर आरोप है कि क्षेत्र का जो है उन्होंने जिस तरह का विकास करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप? वो दूर दराज के लोग हैं, इस विधानसभा से बाहर के लोग हैं, उससे इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। आपका मुकाबला किससे होगा? किस पार्टी से आपका मुकाबला होगा? भाजपा से हमारा मुकाबला भाजपा से होगा। तो हमारे साथ थे महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी के प्रत्याशी सुफल मरांडी। ये अपने क्षेत्र में व्यवहार कुशलता के लिए जाने जाते हैं। सरल स्वभाव के सुफल मरांडी का सभी वर्ग के लोगों के बीच अच्छा पैठ है। निश्चित रूप से इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होगा। ओंकार अवामी के लिए पाकुड़ से मैं राम। वहीं पाकुड़ के डीसी कुलदीप चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र के 1014 बूथों पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन संकल्पित है। आगामी 20 दिसंबर को पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक एवं लिट्टीपाड़ा व महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतों की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। वहीं एसपी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि सभी बूथों पर आर्म्स गार्ड की तैनाती की जाएगी। पाकुड़ प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक। संख्या 4 लिट्टीपाड़ा प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक। संख्या 6 महेशपुर प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक।
अर्थात जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में से पाकुड़ विधानसभा में 7 से 5 है, बाकी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 7 से 3। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में से पाकुड़ विधानसभा को इसके लिए पायलट की तरह फर्स्ट सेलेक्ट किया गया। पाकुड़ विधानसभा के 4280 दिव्यांग एवं 2841 80+ मतदाताओं को इस बार हम लोग इस फेज में इस पोस्टल बैलेट फैसिलिटी के लिए टेकअप कर रहे हैं। एवं जो दिव्यांग मतदाता है जिन्हें की टेक्निकल टर्म्स में इलेक्शन कमीशन ने कहा गया है एब्सेंटी वोटर इन द क्लास ऑफ सीनियर सिटीजन एंड एब्सेंटी वोटर विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये वोटर कहीं ना कहीं अपनी सहूलियत ना होने के कारण या कुछ परेशानियों के कारण कई बार पार्टिसिपेशन इनका कम रहता है। हमारे यहाँ पाकुड़ जिले के अंतर्गत नक्सल और नॉन नक्सल दोनों मिलाकर के हाइपर सेंसिटिव कुल 319 बूथ चिन्हित किए गए हैं, सेंसिटिव कुल 314 बूथ चिन्हित किए गए हैं और नॉर्मल कुल 180 बूथ चिन्हित किए गए हैं। सभी बूथों पर आर्म फोर्स की प्रतिनियुक्ति होगी। ऐसा कोई भी बूथ नहीं होगा जहां लाठी पार्टी रहेगा, सभी बूथों पर आर्म फोर्स की प्रतिनियुक्ति होगी। हम लोगों ने डीसी साहब और हमने संयुक्त रूप से इंटर स्टेट बूथ्स को भी हम लोग चिन्हित किए हैं, जो खास करके हमारे बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले से लगते हैं। कुल हमारे 53 बूथ्स हैं, 18 महेशपुर में, 8 पाकुड़िया और 27 पाकुड़। पाकुड़ का आपको मालपहाड़ी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ेगा। तो इस तरह से 53 बूथ्स को हम लोग सेंसिटिव में रखे हैं। वहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि सीपीएमएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए। वहीं बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया रांची के कांग्रेस कार्यालय में और इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने जमकर भाजपा सरकार पर वार किया। आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा ने 5 साल में सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है, विकास के नाम पर सिर्फ हवाबाजी करती है पार्टी, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, छात्रों को ठगने का काम किया गया है। जो राज्य का मुख्य मुद्दा है उससे भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो दिल्ली के हैं, चाहे राज्य के मुखिया हो या राज्य के जितने भी भाजपा नेता हैं, वो लगातार प्रयासरत है कि जो मूल मुद्दे हैं उससे भटका करके लोगों को इधर उधर की बात करके गुमराह करने का प्रयास करें और उसके बाद वो दावा करते हैं झारखंड की खुशहाली और समृद्धि का। मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं इस राज्य का जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जिसको लेकर के राज्य का नौजवान आज सबसे ज्यादा परेशान हाल है। साथियों, चाहे वो केंद्र की भाजपा नीति सरकार हो या राज्य की भाजपा नीति सरकार हो, लगातार रोजगार के नाम पर ठगने का प्रयास अनवरत जारी है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2019 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में संविधान दिवस मनाया गया। आज का कार्यक्रम संविधान दिवस पर आधारित था और यह 26 नवंबर 1949 में जो हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था, उसके अवसर पर यह आज 70वीं वर्षगांठ है। पूरे देश भर में भारत सरकार युवा खेल मंत्रालय की ओर से यह एक निर्देश है कि पूरे देश भर में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वह संविधान दिवस मनाएं और इस अवसर पर यह एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। बुलेटिन में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ जिले में संविधान दिवस मनाया गया। समहरणालय में डीसी कुलदीप चौधरी ने अधिकारियों और कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि पुलिस केंद्र में एसपी राजीव रंजन सिंह ने संविधान की रक्षा करने का संकल्प दिलाया। रांची के मेन रोड स्थित कैपिटल हिल में बाल संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन एडसेक इंडिया चैप्टर संस्था के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि एडसेक इंडिया के सचिव संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि भारत के सभी बच्चों के लिए वास्तविक मानव अधिकार पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। देश में बाल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक होने की भी सबसे ज्यादा जरूरत है।
बाल संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और झारखंड राज्य में आप देख सबको पता होगा कि आज कई प्रकार के बाल संरक्षण के मुद्दे को लेकर कई प्रकार के सरकार की तरफ से प्रयास चल रहे हैं। उस प्रयास में गैर सरकारी संगठनों का कितना मजबूती के साथ में इन्वॉल्वमेंट करके इस राज्य के जो लाखों बच्चे हैं उन बच्चों को बेहतरी करने का एक बहुत बड़ा आज ऐसे प्रमुख लोगों को आज हम लोगों ने बुलाया है जो पूरा इस मामले को देखेंगे और इस राज्य में जो बच्चों की जो स्थिति है, चाहे वो एडॉप्शन का मामले हो, चाहे ट्रैफिकिंग मामले हो, चाहे चाइल्ड लेबर के मामले हो, चाहे बच्चे का ड्रॉप आउट का मामला, कई प्रकार के मुद्दे हैं और उस मुद्दे में समेकित रूप से सरकार की तो एक जिम्मेदारी है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज की भी एक जिम्मेदारी है और इसलिए हम लोगों ने खासकर समेकित बाल संरक्षण संस्था और जो हमारा एडसेक इंडिया है, इसने इस पूरे प्रयास को आगे बढ़ाया। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में जेवियर कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के छात्राओं के बीच पहला मैच खेला गया। आपको बता दें कि डीएसपीएमयू के कुलपति सत्यनारायण मुंडा ने बताया कि यूनिवर्सिटी में 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस बास्केटबॉल स्टेडियम का निर्माण आईएएस वाइफ एसोसिएशन के सहयोग से हुआ है। बास्केटबॉल जो है ये आज आईएएस वाइफ्स एसोसिएशन की ओर ये जो बास्केटबॉल वाला जो ये बना है वो उनके सहयोग से बना हुआ है। तो उस ये आयोजन भी हमारा हो रहा है और इसमें तब उनके प्रति मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका काफ़ी सहयोग रहा है। समय समय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को आईएएस वाइफ्स एसोसिएशन मदद करते रहे हैं। जैसे छात्रों का जब फीस बने दे नहीं पाते हैं तो उसमें जो सबसे गरीब छात्र हैं उनको भी हेल्प करते हैं, या तो और भी जो एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ में भी सहयोग करते हैं। इसी तरह से ये जो प्ले ग्राउंड बना है उनके सहयोग से ही बना है और भी समय समय पर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्याज की बढ़ती कीमतों की। आपको बता दें कि प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों को रुला रही है। शहर के 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिकने वाले प्याज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन रांची के हिंदपीढ़ी की यह तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है, जहां एक और लोगों की थाली से प्याज गायब हो रहा है, वहीं सरकार की ओर से बिस्कोमान संस्था द्वारा 35 रुपए प्रति किलो की दर से लोगों को प्याज मुहैया कराया जा रहा है। इसे लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग प्याज लेने के लिए कितने उत्सुक हैं। सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति को 2 किलो प्याज दिया जा रहा है। बता दें कि प्याज की बढ़ती कीमतों का मुद्दा अब कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति का चुनाव का मुद्दा भी बन चुका है। जी तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।